25 जून बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की एक क्षेत्रीय इकाई स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह केंद्र आगरा जिले में स्थापित किया जाएगा। आगरा जिले के ही एक गांव में स्थापित किया जाएगा और यह भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ साथ जो आलू उत्पादक राज्य हैं उनके लिए तो लाभदायक होगा ही, साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों को भी ये सेवा देगा। तो इस तरह से भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी शीर्षक के अंतर्गत बातचीत करते हैं, विस्तार से समझते हैं कि वास्तव में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका अगर रीजनल सेंटर भारत में खुल रहा है तो इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, कैसे ये महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज इस नई वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र क्या बनेगा भारत में? तो जी हाँ, बिल्कुल भारत में बनेगा। ये न्यूज आपके सामने बताई गई है क्योंकि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है 25 जून 2025 को। अब ये आगरा जिले के सिंगना में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है उसकी एक रीजनल इकाई, एक क्षेत्रीय इकाई स्थापित की जाएगी जो कि भारत में स्टैब्लिश होगी और ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय इकाई यानी CSARC इस इकाई के रूप में इसको जाना जाएगा। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले भी इसकी अन्य क्षेत्रीय इकाई थी, जैसे कि चाइना में क्षेत्रीय इकाई CCCAP स्थापित की गई थी। अन्य क्षेत्रीय इकाइयां भी इसकी कार्यरत हैं। उसी तरह से अब भारत में भी इसकी क्षेत्रीय इकाई होगी और इससे क्या लाभ होगा? तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल जैसे भारत के जो आलू उत्पादक राज्य हैं जहां पर आलू का प्रोडक्शन होता है, उन राज्यों के किसानों को तो लाभ होगा ही, साथ साथ दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भी सेवा इसके माध्यम से दिया जाएगा। और सेवा ये कैसे देगा? तो ये अपने रिसर्च, अपने अनुसंधान के माध्यम से ये सेवा देगा। उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो आपको आगे हम अभी कवर करेंगे, विस्तार से बताएंगे। अब हुआ क्या? तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया और आगरा जिले के सिंगना गांव का चयन इसके लिए किया गया है और यूपी सरकार ने इसके लिए 10 हेक्टेयर जमीन की दे दी है। अब यहां पर कुल परियोजना की लागत की अगर बात कर लें तो 171 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है, जिसमें से कि कुछ हिस्सा 115.5 करोड़ का जो पार्ट है वो भारत के द्वारा इसमें निवेश किया जाएगा और वहीं पर जो 60 करोड़ है वो CIP के द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसको विस्तार से हम समझते हैं, इस खबर के आलोक में चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए, यहां पर आलू और शकरकंद ये दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आलू अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है और यहां पर शकरकंद का भी नाम लिखा गया है, तो वो क्यों? दरअसल यहां पर जो कंदीय फसल होती है यानी कि जो ट्यूबर क्रॉप होती है उसको भी इसमें कवर किया जाता है। और वो कौन सी क्रॉप होगी? तो यहां पर अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ CIP जो होता है यानी इंटरनेशनल जो पोटैटो सेंटर होता है, केवल आलू ही नहीं बल्कि शकरकंद और अन्य जो इंडियन मूल की जो फसलें होंगी, जो केंद्रीय फसलें होंगी, उनको ये कवर करता है। इंडियन मूल का मतलब कि जो एंडीज पर्वत जिसका मूल है। अब इंडियन मूल का मतलब ही हुआ कि कोई भी पौधा हो गया, कोई भी फसल हो गई या कोई भी जीव हो गया, अगर उसकी उत्पत्ति एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में हुई है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में जिसकी स्थिति है, तो वहां से अगर इसका मूल है तो वो इंडियन मूल का कहलाएगा। और इसका विस्तार अगर आप बात करेंगे तो पेरू, बोलिविया जो है, इक्वेडोर है, चाहे चिली है, कोलंबिया है, वहां तक इसका विस्तार है। तो इंडियन मूल का मतलब ही हुआ कि एंडीज पर्वतमाला जहां पर विस्तृत है वहां से अगर किसी चीज की उत्पत्ति हुई तो इंडियन मूल का कहलाएगा। और इंडियन मूल के ही यहाँ पर चाहे वो आलू हो, आलू की उत्पत्ति भी उसी जगह से हुई है। और यहाँ पर अगर उसी मूल की अगर कंद की बात की जाएगी, कंद क्या होता है? कंदीय का मतलब होता है, यानी कि जब भी ट्यूबर क्रॉप की बात होगी तो मतलब किसी भी इस तरह के, जैसे आलू है उसको खाए जाने वाला जो मुख्य हिस्सा होता है, अगर वो जमीन के अंदर है तो ऐसे चीज को क्या कहेंगे? कंदीय कहेंगे, कंद कहते हैं उसको। ठीक है, तो ट्यूबर क्रॉप जो भी होगा इसके अंदर कवर किया जाता है। तो आलू और शकरकंद दोनों को ही इसके माध्यम से वैश्विक महत्व इसका बढ़ेगा। अब आलू की अगर बात करें तो आलू आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि जो अगर हम बात करें जो गरीब देश है वहां पर आलू का इस्तेमाल बहुतायत होता है क्योंकि ये प्रोडक्शन भी इसका ज्यादा है और इसको ऊर्जा को प्राप्त करने की, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट को प्राप्त करने के एक बहुत ही सुलभ स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। भारत जैसे देश में आलू के माध्यम से कितनी ही सब्जियां बनाई जाती हैं, सब में आलू लगभग कॉमन होता है। तो ऐसी देश दशा में भारत में अगर प्रोडक्शन भी आप देखेंगे, पूरे विश्व में अगर कंपेयर करेंगे तो भारत दूसरे पायदान पर है। चीन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के मामले में आलू में आगे है, दूसरे स्थान पर भारत है। वहीं प्रोडक्शन के साथ साथ खपत भी भारत में दूसरे नंबर पर ही सबसे ज्यादा होती है।
वहीं अगर शकरकंद की बात कर लेंगे तो विश्व की छठी सबसे प्रमुख कंदीय फसल है। और आलू की बात कर लें तो विश्व की अगर खाद्य फसल की बात कर ले तो उस लिहाज से आप देखें तीसरी सबसे अधिक उपलब्ध रहने वाली यह फसल है। पहले और दूसरे पर आप जानते हैं कि धान और गेहूं है, और धान गेहूं के बाद सर्वाधिक सुलभ रहने वाली फसल के तौर पर आलू को जाना जाता है, साथ ही ये ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी इसको जाना जाता है। वहीं पर अगर शकरकंद की आप बात करेंगे तो शकरकंद में विटामिन ए होता है, फाइबर और पोषक तत्व होते हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसके अलावा अगर कंदीय फसल यानी ट्यूबर क्रॉप की बात कर लें, शकरकंद है जैसा कि, तो मक्का और कसावा के बाद शकरकंद विश्व की छठी सबसे प्रमुख कंदीय फसल है। अब देखिए, भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो दूसरे पायदान पर है भारत, उपभोक्ता भी और उत्पादक भी, यानी प्रोडक्शन भी यहाँ दूसरे स्थान पर है, और उपभोक्ता के मामले में तो ये चीन पहले पे है। अब भारत में आलू की औसत उपज 25 टन प्रति हेक्टेयर है, यानी कि औसत उपज की बात किया जा रहा है। लेकिन अभी पिछली ही बार की देखेंगे तो लगभग 50 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ है। तो ये कहा जाता है कि 25 टन औसत उपज प्रति हेक्टेयर जरूर है, लेकिन जो संभावित है यानी कि इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है, वो औसत उपज ले जाया जा सकता है 50 टन प्रति हेक्टेयर तक। और इसके लिए जरूरी है एक ऐसा ही संस्थान जिसकी पहल अभी यहाँ पर की गई है। अब 25 जून को जो बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के रीजनल इकाई के तौर पर यहाँ पर आगरा में जिस गांव को मान्यता दी गई है, वहां अगर स्थापित होता है तो जरूर इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। तो शकरकंद की भी वर्तमान उपज आप देखिए 11.5 टन प्रति हेक्टेयर है, और इसकी भी संभावित उपज है कि 30 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस रीजनल सेंटर के खुलने से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर क्या है, सीआईपी क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सीआईपी की स्थापना हुई थी 1971, 1971 में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर? तो पेरू की जो राजधानी है लीमा, वहां पर ही इसको स्थापित किया गया था। ये क्या है? तो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है। किसानों की मदद करने के लिए ये इस क्षेत्र में रिसर्च करेगा, चाहे वो आलू हो गया, चाहे वो शकरकंद हो गया, या जितने इंडियन मूल की जो कंदीय फसलें हैं उन पर ये क्या करेगा? रिसर्च करेगा। अब आलू की उत्पत्ति की बात करें तो पेरू बोलिविया का जो क्षेत्र है वहीं पर, जो एंडीज का ही क्षेत्र है, वहीं पर यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब भारत में अगर बात करें तो सीआईपी भारत में कब से कार्य कर रहा है? तो भारत में ये कार्य कर रहा है सीआईपी 1975 से, लेकिन एज ए रीजनल सेंटर नहीं। यहाँ रीजनल सेंटर अभी ओपन नहीं हुआ था। यहाँ पर कैसे कार्य कर रहा था? तो भारत की जो संस्था है आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके साथ सहयोग करके ये 1975 से ही भारत में कार्य कर रहा है। एक समझौता हुआ था दोनों के बीच में, यानी कि सीआईपी के बीच में और किसके बीच में? आईसीएआर के बीच में, और उस समझौते के तहत भारत में ये काम कर रहा है। लेकिन सीआईपी की अगर बात करें, ये अनुसंधान कैसे करता है, रिसर्च कैसे करता है? अकेले तो नहीं कर सकता है, इसके कुछ सहयोगी होंगे। तो उन सहयोगियों की अगर बात करें तो 13 सीजीआईएआर सेंटर्स जो हैं, 13 सीजीआईआर सेंटर्स के साथ और सैकड़ों अन्य साझेदारों के साथ मिलकर ये क्या करता है? एक सहयोग के माध्यम से ये रिसर्च का काम करता है। अब उन सैकड़ों साझेदारों में कौन कौन है? तो इसमें सरकारी भी है, कुछ गैर सरकारी शिक्षण संस्थान भी है, निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हुई, और कई देशों में ये फिलहाल अपने रिसर्च का काम कर रहा है। अब सवाल आपके मन में हो रहा होगा कि सीजीआईएआर क्या है? तो देखिए, ये है कंसुलेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए एक कंसुलेटिव ग्रुप है। अब इसमें क्या है? तो इसमें ये एक वैश्विक कृषि अनुसंधान का एक नेटवर्क, यानी कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए एक नेटवर्क है। नेटवर्क में दुनिया के 13 बड़े वैज्ञानिक संस्थान सम्मिलित हैं, और ये सहयोग करता है किसके साथ? तो ये सहयोग करता है आपके सीआईपी के साथ। अब इस जो ये 13 बड़े वैज्ञानिक संस्थान जो मिलके रिसर्च करते हैं, जिनके साथ इनके अन्य सहयोगी भी हैं, छोटे मोटे सरकारी गैर सरकारी। अब ये कुछ सेंटर हैं इनके जो अलग अलग फसलों पर रिसर्च या अनुसंधान का काम करते हैं। जैसे उसी में से एक है सीआईपी, जो जिसका की जो पेरू बेस्ड है, यानी मुख्यालय जिसका पेरू में है, ये काम करता है आलू और शकरकंद पर। इसी तरह से अन्य संस्थानों को भी ये रिसर्च जो 13 बड़े वैज्ञानिक संस्थान मिलकर ये सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से फिलीपीन बेस्ड ईरी को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि धान के यानी राइस पर रिसर्च करता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं CIMMYT जो मैक्सिको बेस्ड है, गेहूं और मक्के पर रिसर्च करता है। इसी तरह से इक्रिसेट इंडिया में ही है, जो इंडिया बेस्ड है, सूखा प्रभावित फसलें जैसे ज्वार बाजरा पर काम करता है। तो ये 13 बड़े वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर ये काम करता है। अब भारत के अलावा सीआईपी की एक और क्षेत्रीय शाखा हाल ही में जो स्टेब्लिश हुई है, उसका नाम है 2017 में चीन में इसकी एक शाखा स्थापित हुई है,
जिसको चाइना सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक यानी CCCAP कहा जाता है। बीजिंग के यानकिंग में ये स्थित है। अब ये CCCAP के अलावा अन्य भी सेंटर्स हैं, जैसे अभी तो साउथ एशिया वाला रीजनल सेंटर भारत में खुल रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सब सहारा अफ्रीकन रीजनल सेंटर भी है, जो कि नैरोबी केन्या में जिसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लैटिन अमेरिका के बेस एक रीजनल सेंटर है, रीजनल ऑफिस है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, जिसका लीमा या पेरू में ही मुख्यालय है, और यही इसका CIP का भी मुख्यालय है। ये रीजनल सेंटर भी है और CIP का मुख्यालय भी है। तो कई रीजनल सेंटर होते हैं, उन्हीं में साउथ एशिया वाला भारत में ओपन हो रहा है। अब इसके अलावा भारत में अगर देखें तो दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था ये होगी, क्योंकि इससे पहले 2017 में बनारस में एक शाखा IR ईरी की एक शाखा जो कि फिलीपींस में जो है स्टेबल हुई थी, 2017 में वाराणसी में ये स्थापित हुई थी। तो ये पहली थी एक बड़ी, अगर हम बात करें तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था की बात करें तो, और दूसरी ये होने जा रही है जो हाल ही में अब होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो CSARC का उद्देश्य क्या है और कार्य ये क्या करेगा, इससे भारत को क्या लाभ होगा। अब देखिए, ये अगर अस्तित्व में आ जाती है, इसका उद्देश्य तो पहली बात यही है कि इसके माध्यम से स्टेबल करके रिसर्च अनुसंधान को बढ़ावा देके जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है, सबसे पहले तो उसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। तो ऐसी दिशा में लोगों की खाद्य सुरक्षा का जो मसला है उसको हल करने के लिए ये काम करेगी कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। दूसरा यह है कि किसानों की आय भी बढ़े और रोजगार में भी वृद्धि हो। तो ये तीन मुख्य रूप से इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें ये क्या कार्य करेगी, कौन सा ऐसा काम कर देगी जिससे कि ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो देखिए, ये कार्य कुछ इस तरह से होगा, इसमें चाहे कोई भी बीज है, उस बीज का कुछ ऐसा उन्नत किस्म अगर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगा, उसके लिए रिसर्च और अनुसंधान की ही तो आवश्यकता होगी। बिना रिसर्च किए आप उन्नत किस्म के बीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो नई किस्मों का विकास करने का काम यह करेगी। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं, तो रोग से मुक्त होने के लिए डिजीज फ्री अगर आप कोई बीज डेवलप करते हैं तो वो जरूर पैदावार को बढ़ाता है और साथ ही वो सुरक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो जलवायु प्रतिरोधी यानी क्लाइमेट रिसाइलेंट हो। अब इसमें क्या होता है, अगर जलवायु के बदलने से उसका जो प्रकोप है उससे अगर वो उस पर बहुत ज्यादा फसल पर असर नहीं पड़ रहा है, जलवायु प्रतिरोधी है वो, तो ये उसके लिए, उस फसल के लिए बेहतर माना जाएगा। प्रोसेसिंग सस्टेनेबल किस्में हो, यानी कि जिसको प्रोसेस करना आसान हो। ये सारी चीजें कैसे संभव होंगी, ये सारी चीजें जब रिसर्च डेवलपमेंट होगा, इस पर फोकस होगा, तो इन संस्थानों के माध्यम से ये बेहतर होती है, क्योंकि इसमें ढेर सारे रिसर्च करने वाले संस्थानों को एक मंच मिलता है और उस मंच पर यह काम बेहतर तरीके से होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलों को डेवलप किया जाए जिनका भंडारण आसान हो। इसके अलावा उनका मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिंग भी उसमें करना चाहें तो वो अच्छा हो, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर हो और इसमें वैल्यू एडिशन आप बेहतर तरीके से कर पाए तो उस फसल का जो दाम होगा, कीमत होगी, वो कहीं ज्यादा बेहतर होगी, उससे लाभ ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का अगर हम घरेलू प्रोडक्शन करें, जो उच्च गुणवत्ता के बीज हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, तो उससे लाभ होगा। साथ साथ जो ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग है, यानी कि वैश्विक जो ज्ञान है उसकी जो साझेदारी है, ये जब बढ़ेगी तो रिसर्च और डेवलपमेंट बेहतर होगा और ये सारे परिणाम जो पीछे आपको गिनाए गए हैं, ये सब और बेहतर रूप में सामने आएंगे। तो नई रोग मुक्त जलवायु प्रतिरोधी और प्रसंस्करण के योग्य किस्मों का विकास करना, आलू और शकरकंद की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाना, उसके भंडारण को, उसके स्टोरेज को और साथ साथ मूल्यवर्धन यानी वैल्यू ऐड करने में सुधार करना, उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना, या किसानों को वैश्विक वैज्ञानिक जानकारी देना या नवाचार तक पहुंच प्रदान करना, और भारत के जो प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको सहयोग देना ताकि निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। और निर्यात जब होगा तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो कृषि सिर्फ एक जीवन यापन का एक साधन न होके हमारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा। तो ये सारे लक्ष्य हैं, CSARC के उद्देश्य हैं, कार्य हैं। भारत में आलू उत्पादन में वैश्विक स्थिति क्या है, इसको अगर देखें तो चीन के बाद सबसे बड़ा उत्पादक 2020 के अनुसार देखिए 78.24 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। भारत दूसरे स्थान पर है जहां पर 51.30 मिलियन टन हुआ है चीन के बाद। चीन का ये प्रोडक्शन है, भारत का ये है। दोनों मिलकर अगर देखें तो विश्व के 1/3 से अधिक आलू का उत्पादन भारत और चीन मिलकर करते हैं। अब प्रदेशवार स्थिति अगर देखें तो आलू उत्पादक राज्यों में आपको उत्तर प्रदेश सर्वाधिक यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल भी इसके पास ही है, दोनों लगभग बराबर ही दिख रहे हैं। 2020 के आंकड़े के अनुसार बिहार में 9 मिलियन टन है। इसके अलावा
गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ भी आलू का प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है। और फिलहाल आलू के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो जो ICAR है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इस क्षेत्र में इसके 2 संस्थान काम कर रहे हैं आलू के क्षेत्र में, यानी कि ICAR CPRI जो शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र, और दूसरा CAR CTCRI जो तिरुवनंतपुरम में है, ये भी शकरकंद और अन्य कंदीय फसलों के लिए कार्य कर रहा है। ये तो यहाँ की इससे संबंधित बात हो गई। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि भारत में आलू को लेकर आने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इसकी आपको सही जानकारी होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है, दृष्टि एसएससी, और यहाँ पर आपको मिलेगी लाइव क्लासेस। इसके अलावा यहाँ पर मिलेगी आपको पीवाईक्यू की श्रृंखला। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगी स्ट्रैटेजी आधारित वीडियोस, और ये सभी कुछ मिलेगी आपको दृष्टि एसएससी के माध्यम से। तो सब्सक्राइब करिए, नीचे लिंक मिलेगा आपको, वहां पर जाकर दृष्टि एसएससी को, और विस्तार से जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजीज वीडियोस आपको आगे के लिए मददगार साबित होंगे एसएससी परीक्षा के लिहाज से। अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर हम फिर छोड़ते हैं। जैसा कि आप लगातार सही जवाब दे रहे हैं, हमें विश्वास है इसका भी आप सही जवाब देंगे। सीआईपी भारत में कब से कार्य कर रहा है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 1951, 1965, 1975 या 1990। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को